21 साल की उम्र में जिन्होंने जनपद पंचायत अध्यक्ष की कमान संभाली, उनका राजनीतिक अनुभव लंबा रहा है। उनके राजनीतिक जीवन में जो उतार चढ़ाव के उनके संघर्ष का दिन कैसा रहा, तमाम सवालों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। आपका खोखसरा पंचायत पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण सीट हुआ। उसके बाद जनपद पंचायत देवभोग में भी आरक्षण जो है जनपद अध्यक्ष का पद पिछड़ा वर्ग का हुआ था। तो मैंने सोचा पढ़ाई ख़त्म करके जैसे आया, गांव वाले मेरे को बोले कि यार पढ़ा लिखा में ठीक है, देशबंधु नायक को बोलते हैं वो खड़ा होगा। तो गांव वाले जैसे आसपास के गांव वाले मुझे सहयोग किया और बोले कि जनपद सदस्य में आप खड़े हो जाओ। तो मैं बोला ठीक है, आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। उसके बाद नमस्कार, मैं रवि तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। 21 साल की उम्र में जिन्होंने जनपद पंचायत अध्यक्ष की कमान संभाली, उनका राजनीतिक अनुभव लंबा रहा है। उनके राजनीतिक जीवन में जो उतार चढ़ाव के उनके संघर्ष का दिन कैसा रहा, तमाम सवालों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं जनपद पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष देशबंधु नायक जी से। चूंकि देशबंधु नायक जी को 21 साल की उम्र में जनपद पंचायत के अध्यक्ष की कमान मिल गई थी। उस समय मध्य प्रदेश का शासन हुआ करता था। ये सन 94 और 95 के बीच के आसपास की बात है। ऐसे में हम देशबंधु नायक जी से बातचीत करेंगे। उनके आज तक के राजनीतिक अनुभव को हम अपने साथ साझा, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। नायक जी, लोकल टीवी पर आपका स्वागत है। लोकल टीवी को मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं। नायक जी, पहला सवाल, 1994-95 के दौरान जब आपकी उम्र 21 साल थी, उस समय आपने देवभोग जनपद पंचायत के अध्यक्ष की कमान आपको मिली थी। आखिर नायक जी, मन में कैसे ऐसे ये आया, आपके मन में सवाल आया कि नहीं भाई, अब मुझे मन में एक आपकी सोच है कि नहीं भाई, अब मुझे जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहिए। और नायक जी, उस समय चुनाव कैसे होता था, तमाम चीजों को विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, सन 92-93 में उड़ीसा में मैं पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जैसे घर आया, उसके बाद 94-95 में यहाँ पंचायत चुनाव की बिगुल बज चुका था। उस समय मेरे क्षेत्र जो है सेंधमुड़ा, निष्ठीगुड़ा, आपका खोखसरा पंचायत पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण सीट हुआ। उसके बाद जनपद पंचायत देवभोग में भी आरक्षण जो है जनपद अध्यक्ष का पद पिछड़ा वर्ग का हुआ था। तो मैंने सोचा पढ़ाई ख़त्म करके जैसे आया, गांव वाले मेरे को बोले कि यार पढ़ा लिखा में ठीक है, देशबंधु नायक को बोलते हैं वो खड़ा होगा। तो गाँव वाले जैसे आसपास के गाँव वाले मुझे सहयोग किया और बोले कि जनपद सदस्य में आप खड़े हो जाओ। तो मैं बोला ठीक है, आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो खड़ा हो जाऊंगा। उसके बाद खड़ा हुआ। उसके बाद खड़ा होने के पश्चात चुनाव हुई। चुनाव होने के पश्चात मैंने जीत हासिल की। उसके बाद जो मेरे सहयोगी देवभोग से उस समय सत्यनारायण साडा जी हुआ करते थे, उपेंद्र मिश्रा जी हुआ करते थे, विश्वहरि अवस्थी हुआ करते थे, ये जो मेरे सीनियर लोग थे, उन लोगों ने बोले कि यार जनपद अध्यक्ष के पद के काबिल देशबंधु नायक है, उसको खड़ा कर देते हैं। बोलते हैं मेरे घर आए, फिर उन्होंने आया और मेरे पिताजी से मिले। उसके बाद मेरे गांव वालों से मिले। सब बोले कि यार देशबंधु नायक को हम जनपद अध्यक्ष बनाते हैं। तो मैंने भी बोला ठीक है, आप लोग अगर सहयोग करते हैं तो मेरा कोई हर्ज नहीं। मैं जनपद अध्यक्ष के लिए लड़ाई प्रारंभ किया। उसके बाद उस समय मध्य प्रदेश की सरकार हुआ करती थी, दिग्विजय सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद मैंने लड़ा और जनपद अध्यक्ष की पद भी जीत हासिल किया। नायक जी, जब 21 साल की उम्र में आपको पद जब मिल गया था जनपद अध्यक्ष का, उस समय जनपद पंचायत के अध्यक्ष का चूंकि ड्राइंग पावर भी होता था, जनपद पंचायत के अध्यक्ष का कामकाज कैसा होता था नायक जी? और चूंकि आप पहली बार जनपद में 21 साल की उम्र में पहुंचे थे, आपका कोई लंबा अनुभव भी नहीं था, आपका कोई तजुर्बा भी नहीं था, राजनीतिक तजुर्बा भी नहीं था, तो कितना ज्यादा उस पद को उस समय संभालने में आपको मतलब कितना ज्यादा कसमकस था कि इस पद को मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा? आपके मन में क्या चल रहा था, क्या विचार चल रहा था आपके मन में? मुझे तो पद हासिल होने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो पद हासिल होने के पश्चात मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरे जो सीनियर गुरु लोग थे, राजनीति में परिपक्व थे, उपेंद्र मिश्रा जी, उनसे मैं हमेशा सलाह लिया करता था कि कैसे करूं, क्या करूं। उसके बाद उनका जैसे सलाह मिलते गया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। उसके बाद ड्राइंग पावर भी थी, ठीक है, आपका आवास योजना से संबंधित हो, विकास कार्य जो भी सीसी रोड से संबंधित हो, आपका कोई पुल पुलिया से संबंधित हो, जितने भी कार्य जनपद पंचायत के अंतर्गत निष्पादित होता था, सब में माने चेक में साइन होता था। नायक जी, जब फर्स्ट बार आप जनपद पंचायत में चुन कर गए थे, 94-95 के आसपास की बात है ये, उस समय देवभोग कैसा था नायक जी? विकास से देवभोग कितना ज्यादा दूर था? क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश, देवभोग उस समय मध्य प्रदेश में आता था। देवभोग कितना ज्यादा विकास से उस समय दूर था? और आपने अपने पहले कार्यकाल में जनपद पंचायत अध्यक्ष के रूप में आपने क्या क्या काम देवभोग के लिए किया था उस समय?
देखिए, उस समय बहुत हम लोग सोचें तो मध्य प्रदेश जब सरकार थी बहुत दूर थे, काफ़ी दूर थे, बहुत बड़ा प्रदेश हुआ करता था। विकास कार्य से संबंधित बोलूं तो बहुत पिछड़ा हुआ था देवभोग। और उस समय बोलने से उस समय उतना ज़्यादा तो विकास हुई नहीं। मैं उस समय आवास से संबंधित हो, उसके बाद आपका ग्राम पंचायतों में जो माने जैसे सीसी रोड हो गया, पुल पुलिया हो गया, कोई रोड नहीं है, WBM। हमारे समय में WBM बहुत हुआ करती थी। हर गांव को WBM जो मेटल मोरम और रोलिंग के द्वारा जो कार्य होते थे उसको बहुत जोड़ने की हमने प्रयास किया और बहुत सारे रोड जोड़े थे अपने क्षेत्र में। जैसे पंचायत मुख्यालय से रोड तक जो रोड है उसको WBM सड़कों से काफ़ी सारा सड़क हमने WBM सड़क से बनाया था उस समय। नायक जी, थोड़ा सा आपके जीवन, चूंकि आपने 21 साल की उम्र से राजनीति शुरू कर दिया था, 21 साल से लेके अब तक का आपका जीवन का ऐसा कोई चुनौतीपूर्ण समय रहा है क्या नायक जी, जिसको आप हमारे चैनल के साथ साझा करना चाहेंगे? चुनौतीपूर्ण बोलने से देखिए, हमने काफ़ी प्रयास किया क्षेत्र के लिए, काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी कोई भी काम के लिए हो अगर जाना हो। उस समय ओंकार साहब जी यहाँ के विधायक हुआ करते थे और उनके साथ भी काफ़ी हाई स्कूलों का मांग लेके मैंने गया था। उस समय जो भी जैसे खोखसरा हाई स्कूल है, उसके बाद आपका माड़ा गाँव हाई स्कूल है, उसके बाद बहुत सारे हाई स्कूल हैं हमने उस समय ला के यहाँ खुलवाया था। नायक जी, आपने देवभोग जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष की कमान भी आपने संभाली है। नायक जी, आपके यहाँ आपकी जो धर्म पत्नी जी है वो सरपंच भी रही हैं यहाँ पे। आपके परिवार में गांव का भी आप लोगों ने नेतृत्व किया है। उसके बाद वर्तमान में जो आपकी धर्म पत्नी जी हैं वो जिला पंचायत सदस्य के रूप में वो काम कर रही हैं। नायक जी, आखिर जनता का प्यार कैसे आपके प्रति, जिस भी पद में आप खड़े होते हैं नायक जी, आज तक आपने किसी भी पद में आप हारे नहीं हैं, और आपको नायक जी राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। आखिर जनता का प्यार आपके ऊपर कैसे नायक जी, लगातार जनता आपके ऊपर भरोसा कर रही है? क्या कारण है नायक जी कि जनता का प्यार और आपके बीच का संबंध लगातार बरकरार है? देखिए, जनता का प्यार मुझे इसीलिए मिलता है, कोई भी कार्यक्रम में जैसे बुलाते हैं, गांव में कोई भी कार्यक्रम हो, मैं जाके वहीं पहुंचता हूं, बढ़िया स्वभाव के रूप में उनसे बातचीत करता हूं। कोई भी मुझे मिले, रास्ते में हो या बाजार स्थल पे हो या कोई कार्यक्रम में मिले, कोई भी आम जनता मुझसे मिले, मैं बहुत सरल स्वभाव से उनसे बात करता हूं और उनसे जो मेरा व्यवहार हो, मामा का रूप में हो या भाचा का रूप में हो या काका का रूप में हो या भतीजा हो या नाना के रूप में हो, कोई भी मेरा संबंध उनसे है, उस संबंध को लेके मैं उनसे बहुत अच्छे ढंग से बात करता हूं। और मैं ये नहीं समझता कि आज ये छोटा आदमी है उससे बात ना करूं, बड़ा आदमी से ही बात करूं, मेरा ये स्वभाव नहीं है। जितना छोटे से छोटे निचले स्तर के लोग हैं, जो आपका मजदूर तक के लोग हैं, वहीं तक मैं पहुंच के उनसे बहुत अच्छा ढंग स्वभाव से बात करता हूं और हमेशा उनसे दिल से मैं जीता हुआ। और उन लोग तो बोलते हैं, यार देशबंधु एक इस टाइप का लड़का है, कहीं भी देखता है, कुछ करता है, हमसे बात करता है, अच्छा स्वभाव से पेश आता है, उसका संबंध ठीक है, इसीलिए हमेशा मेरे को क्षेत्र से सहयोग मिलता है। नायक जी, आपके विषय में मैंने एक बात ये भी सुना है कि आज से करीब जब आप, इससे पहले जब आप जनपद उपाध्यक्ष थे और आपका अविश्वास होने वाला था, तो नायक जी लोग ये चर्चा करते हैं, सियासी गलियारों में चर्चा है कि आप जब अविश्वास प्रस्ताव जब होना था, वोटिंग होना था, उसके एक दिन पहले आप पूरी रात सो नहीं पाए थे, आपका BP बढ़ गया था, आप टेंशन में आ गए थे। ये बात कहाँ तक सही है नायक जी? नहीं, ऐसा सब बेकार बातें हैं ये, ऐसा मेरा कोई BP नहीं बढ़ा था। अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर लाया गया था, जरूर मेरे को विश्वास था कि मेरे ऊपर अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो संबंध मेरे जनपद सदस्यों से भी मेरा था, बहुत अच्छा संबंध था। उसने सहयोग किया, सहयोग करके मैंने फिर उसमें जीत हासिल की। नायक जी, आप तमाम सवालों के जवाब तो बहुत अच्छे से दे रहे हैं। नायक जी, चूंकि आप एक क्षेत्र के एक बड़े नेता हैं, आप माली समुदाय से भी आप आते हैं नायक जी, तो ये जानना चाहूंगा नायक जी मैं आपको कि आखिर नायक जी अभी बीजेपी का जो 15 साल का जो किला था वो किला ढह गया, आखिर किला को कांग्रेस ने भेदा, किला भेदने का कारण, बीजेपी का हार का कारण देशबंधु नायक जी क्या मानते हैं? देखिए, राजनीति में तो हार जीत होते रहते हैं, इसमें हमने अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा था, ऐसा मैं प्रतीत नहीं करूंगा कि आज हमने
माने इस टाइप का हार गए। हार जीत तो लगे रहते हैं। ना ये 15 साल कांग्रेस का वनवास था, लेकिन कांग्रेस ने उस 15 सालों के वनवास को भी तोड़ा, गड्ढे को भी पाटा, और गड्ढे को पाटने के बाद 700 से ज्यादा वोटों से उसने जीत भी दर्ज की। आखिर कहां पर आप लोग कमजोर हो गए, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए, जनता जो है उनका अनुरूप कुमार जनता जो है, जनता जनार्दन होते हैं, उनका जो आशीर्वाद जिसको दिया उन्होंने जीता है, उसमें और कोई दो मत नहीं है। हार जीत तो लगे रहती है। नायक जी, राजनीति में आप हमेशा एक सफल राजनेता के रूप में आपकी पहचान होती है, और आप राजनीति में किसी भी पद में आपने चुनाव लड़ा हो, आपने जीत दर्ज किया है। नायक जी, आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है, आप किसका हाथ मानते हैं? सफलता के पीछे मैं तो ये मानता हूँ कि जो पब्लिक जिसको आशीर्वाद करे वो सिरोधार्य है, और आम जनताओं से मेरा अच्छा संबंध है। मैं तो फ्यूचर में ये भी सोचता हूँ कि आने वाले अभी जैसे पंचायत चुनाव आए, चाहे कोई भी चुनाव आए, मान लीजिए हम फिर चुनाव लड़ते हैं तो हमको भरोसा ये है पुनः जनता हमको आशीर्वाद करेगी। नायक जी, अब तक आपका राजनीतिक जीवन कितना संघर्ष में रहा? संघर्ष का जीवन ही मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। जो संघर्ष में जीने जानता हो वो ही अच्छा है। एक तरफा अगर कोई ज़िंदगी जिए वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। संघर्ष की ज़िंदगी, उसमें हमको सीखने को मिलता है, सीखने का पहलू मिलता है, और हमेशा एक मन में नहीं, हमेशा एक दिमाग में ज्ञान आता है कि संघर्ष अगर हो तो राजनीति का सफ़र वो बहुत सही सफ़र होता है। नायक जी, थोड़ा सा आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में भी जानना चाहूँगा कि जब आप राजनीति में आए, इससे पहले कि आपके परिवार का कोई राजनीति में रुचि रखता था? आपको आपके परिवार के किसने कहा कि जा बेटा अब जाओ, अब आप राजनीति करो? आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में जानना चाहूँगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मेरे बड़े पिताजी राम प्रसाद नायक यहाँ के हुआ करते थे। वो लगातार 5 चुनाव यहाँ निर्विरोध सरपंच थे। लगातार 5 चुनाव उन्होंने निर्विरोध सरपंच थे, और हमने बड़े पिताजी से राजनीति के विषय में हमने सीखा था। और उन्होंने जब उनका जीवन हमारे समय में रहा थी, तो उस समय बचपन में भी कहते थे कि बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे, अच्छा मैंने आपका एक्टिविटी ठीक है, तो चुनाव कोई भी आता है, पंचायत चुनाव हो चाहे कोई भी क्षेत्र का छोटा मोटा चुनाव हो, तो आपने लड़ना। तो आप बड़े पापा को पूछते थे क्या कि उस समय जब आप छोटे थे, ये सरपंच पद कैसे होता है, कैसे काम करते हैं, राजनीति में कैसे आते हैं? आपको मतलब इंटरेस्ट कब से था? कितने साल की उम्र से नायक जी आपके अंदर इंटरेस्ट आ गया था कि नहीं अब मुझे राजनीति में जाना है? मेरे को तो जब 5वीं 6वीं पढ़ा करता था तो बड़े पिताजी हम लोग पीठ के पीछे कभी भी इधर से घूम फिर के आते थे, तो बेटा देशबंधु इधर आ जा, तो हम लोग आते थे। उसके बाद उनको जैसे कोई खुजली उजली नहीं होता था, जो माना बूढ़ापा में होता है जैसे, तो हम लोग पैर वैर दबा देते थे। तो उस समय बात होती थी, बड़े पिताजी बोलते थे यार तुम चुनाव ना बेटा, बहुत अच्छा चैंट है रे, चुनाव लड़ना। तो हम बोलते थे कि चुनाव क्या होता है, तो नहीं ऐसे होता है वैसे होता है, वो हमको बोलते थे। तब हमारा उस समय से ही राजनीति के पीछे एक ध्यान था। नहीं, जब सरकार आ गई है, ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में देशबंधु नायक जी भी जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में पेश हो सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में आपकी सरकार बन गई है। तो क्या माना जाए क्या कि चूंकि देशबंधु नायक जी जिला पंचायत सदस्य के रूप में जिला की राजनीति में तो एंट्री कर चुके हैं, तो क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में जो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए देशबंधु नायक जी उस कुर्सी की तरफ अपना नजर घुमाकर आपकी जो नजर है वहां जाकर टिकी हुई है, ऐसा माना जाए? देखिए, अब मैं इसके विषय में तो नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी आरक्षण होते हैं चुनाव में। अब 11 सीट हैं यहाँ अपना गरियाबंद जिले में। अब आरक्षण के अंतर्गत सामान्य मुफ्त होता है या पिछड़ा वर्ग होता है या महिला होता है, इसके पीछे जब तक सामने क्लियर नहीं होगा तो मैं ये क्या कहूँ कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदार हो सकता हूँ। नायक जी, खबर ये भी चर्चा में है कि आप सांसद टिकट के लिए भी आप दावेदारी कर रहे हैं। इस तरह की खबर भी अभी मार्केट में जोर पकड़ने लगी है कि देशबंधु नायक जी भी टिकट मांग सकते हैं। देखिए, मैं तो इसमें नहीं कह सकता सांसद की टिकट की दावेदारी करूँगा। अब पार्टी जो हमको छोटा मोटा जैसे दायित्व दिया है, मैं अभी मेरे को दायित्व दिए हैं पार्टी से पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष का, उसको निभा रहा हूँ। पार्टी यदि सांसद का टिकट देती है, यदि एक हम संभावना व्यक्त करें, यदि पार्टी सांसद का टिकट देती है, पार्टी आदेश करती है कि जाइए नायक जी लड़िए करके, तो क्या आप तैयार हैं?
पार्टी कहेगी तो तैयार हूँ, उसमें कोई दो मत नहीं। नायक जी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप टिकट की दावेदारी कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अब दावेदारी तो नहीं करूँगा। सांसद माने बहुत बड़ा माने क्षेत्र होता है, लेकिन पार्टी अगर कहती है कि लड़ो तो उसमें लड़ने में कोई हर्ज नहीं है। तैयार हैं आप? तैयार। तो आप देशबंधु नायक जी को सुन रहे थे और उनके जीवन को लेके, उनके जीवन के राजनीतिक अनुभव को लेके हमने उनसे चर्चा की। देशबंधु नायक जी का ये कहना है कि लोकसभा लड़ने का तो कोई मन नहीं है, कोई विचार नहीं है मन में, लेकिन यदि पार्टी आदेश करेगी, पार्टी कहेगी कि जाओ लड़ो, तो पार्टी के हर आदेश का मैं सम्मान करने को तैयार हूं। ऐसे में आप लोकल टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले क्षेत्र की छोटी बड़ी खबर सीधा आपके मोबाइल में पहुंचे, और देशबंधु नायक जी का इंटरव्यू देखने के लिए भी आप लोकल टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, मैं रवि तिवारी हूं और मेरे कैमरा पर्सन विक्की के साथ आप देख रहे हैं लोग।